Hello students, good evening. After completing the 9 days of series on voice, today I am going to teach you narration. तो आज जो हमारा टॉपिक है नरेशन। अब बिफोर डिस्कस अबाउट द नरेशन, it is necessary for us to know what is narration, क्योंकि अगर हम नरेशन को पकड़ लेंगे तो काफ़ी हद तक हम लोग जो नरेशन के पार्ट्स हैं इसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि नरेशन क्या होता है। Okay, here I try to provide you definition of the narration. Narration क्या होता है? Narration is the art of reporting, means narration क्या है? एक आर्ट है, art of reporting a speaker's word. Okay, यहाँ पर जो नरेशन है, नरेशन क्या नरेट करना है किसी चीज़ को। जब हम नरेट करते हैं तो उसको नरेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्पीकर की, बोलने वाले की, जिसके द्वारा आपका कार्य हो रहा है, जो बोलने वाला यहाँ पर है। तो यहाँ पर बता रहे हैं नरेशन इज द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग अ स्पीकर्स वर्ड। तो यहाँ पर जो स्पीकर्स है वह मेन रोल में यहाँ पर रहता है, उसी के द्वारा ही यहाँ पर कार्य होता है। अब जो हमारा नरेशन है वी डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। नरेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच, सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? नरेशन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 types. First one is direct speech and second one is indirect speech. अब हम इसको देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच जो हमारा है अब डायरेक्ट स्पीच समझते हैं हम लोग कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब जो डायरेक्ट स्पीच है, जब स्पीकर के द्वारा अपनी बात, जब स्पीकर अपनी बात किसी को कहता है उसी को हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। देखते हो कभी कभी होता है ना, लोग कहते हुए मैं तो डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट मीन्स क्या? फेस टू फेस। जब व्यक्ति अपनी बात सामने वाले के सामने करता है वही आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। कि जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात हो या जब वह बात अपनी किसी को कहता है उसी को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इनडायरेक्ट क्या है इसको भी क्लियर कर लो। वेरी सिंपल। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, अभी और आपका क्लियर हो जाएगा
कि जब स्पीकर की बात किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की जाती हो। अब यहाँ स्पीकर नहीं बोल रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में, उसकी बात को किसी और के द्वारा बोला जाता है। एक एग्जाम्पल देखिए, इससे और समझ में क्लियर हो जाएगा आपको। Here is one example. Ram said, I am going to school. अब क्या है? राम said, राम ने कहा I am going to school, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो राम ने किसी को कहा होगा, तभी सेंटेंस बना है यहाँ पर। राम said, राम ने कहा I am going to school, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये आपका डायरेक्ट हो गया है कि जब स्पीकर के द्वारा कही गई बातें होती है। तो यह यहाँ पर राम said I am going to school, तो यहाँ पर राम किसी को कह रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया है। इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। क्यों इसको डायरेक्ट स्पीच बोलोगे? क्योंकि यहाँ पर जो स्पीकर है वह अपनी बात किसी के सामने स्वयं कर रहा है। यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति उसके बात को नहीं कर रहा है। यहाँ पर स्पीकर यहाँ पर क्या है? राम को रख लो, यहाँ पर स्पीकर राम है। तो यहाँ का स्पीकर कौन है? राम है। राम ने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। वेरी सिंपल। तो जहाँ पर स्पीकर अपनी बात किसी को कहता है वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, अरे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में देखो करते हैं तो आपका और क्लियर होगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से। अब राम सेड है, राम सेड। अब ये जो इन्वर्टेड कामा में है इसको हटाने के लिए हमें कंजंक्शन डेट का प्रयोग करना होता है। डेट हो गया है। अब यहाँ पर क्या है? आई जो होता है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम राम के हिसाब से आएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो राम क्या? लड़का है, तो लड़का क्या हो जाएगा? मीन्स व्यक्ति है, तो व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही। और एम का क्या हो जाएगा? वाज। ये मैं आपको बाद में क्लियर करवाऊंगा, अभी तो मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब देखो, अब हम इसको कह रहे हैं ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। इसे हम क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब इसको आप लोग समझिए। राम सेड दैट आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अब राम ने कहा, क्लियर करो इस चीज को। राम ने कहा कि ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अभी नहीं कह रहा कि राम सेड आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अब यहां पर क्या हो रहा है? ही वॉज गोइंग टू स्कूल। क्या? राम सेड, राम ने कहा कि ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। यानी इनडायरेक्ट जो स्पीच होता है जब स्पीकर की बात, अब यहाँ पर स्पीकर हमारा क्या था? जैसे हमने इससे पहले आप लोगों को बताया कि स्पीकर हमारा क्या है? राम है। राम हमारा क्या यहाँ पर है? स्पीकर है। ठीक, बोलने वाला कौन था? स्पीकर था, राम था। तो कह रहे हैं कि राम सेड, जब स्पीकर की बात किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कही जाती है तो वही इनडायरेक्ट है। अब यहाँ पर क्या था? राम सेड था। राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये तो आपका डायरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ स्पीकर बोल रहा है। अब यहाँ पर क्या है? राम सेड डैड ही वॉज गोइंग टू स्कूल, कि अब राम क्या है? स्पीकर। तो राम ने कहा कि वह स्कूल जा रहा था। यानी अब कोई दूसरा व्यक्ति है जो स्पीकर की बात को यहाँ पर कह रहा है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पर जो क्या नाम है? स्पीकर है, वह अपनी बात स्वयं किसी के सामने रखता है, स्वयं किसी के सामने कहता है, तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है।
और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है कि जहाँ पर स्पीकर की बात को किसी दूसरे के माध्यम से कही जाती हो, वो आपका इनडायरेक्ट होता है। होप दिस टॉपिक वुड बी क्लियर कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच और व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। अब आते हैं कुछ बेसिक रूल्स पर। हम बेसिक रूल्स ये है डायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर है इनडायरेक्ट स्पीच। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। दिस का डैट, दिस का दोज, टुडे का डैट डे, हियर का देयर, नाउ का देन, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट वीक या लास्ट नाइट हो तो इसमें भी द प्रीवियस वीक, टुमारो, टुमारो को हो जाएगा द फॉलोइंग डे, ये आपके कुछ नियम है जिसको कि आपको याद रखना है कि जहाँ पर डायरेक्ट स्पीच होगा उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। अगर दिस है तो दिस का हमें डैट करना है, दीज है अगर डायरेक्ट स्पीच में तो इसको हमें दोज लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच करते समय। टुडे है इनडायरेक्ट में डैट डे का देयर का प्रयोग करोगे। नाउ है इनडायरेक्ट में देन का प्रयोग करोगे। यस्टरडे है इनडायरेक्ट में द प्रीवियस डे का प्रयोग करोगे। लास्ट वीक हो या लास्ट नाइट हो इसे भी द प्रीवियस वीक या प्रीवियस नाइट में लिखोगे। टुमारो है टुमारो का द फॉलोइंग डे में कन्वर्ट करोगे। एक और रख लो, एगो जहाँ पर हो वहाँ पर बिफोर का प्रयोग करना है। एगो जहाँ पर होगा इनडायरेक्ट में हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। ये आपके कुछ बेसिक रूल है जिसको कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको करना है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें समझना है। सपोज जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब हमें एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि जो राम सेड है, ये जो हमारा यहाँ पर राम सेड है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और जो भी आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर में है, आई एम गोइंग टू स्कूल,
इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, क्योंकि जितना भी आपका रूल बनेगा इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर के ही बनेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है इसमें और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो वेरी क्लियर मैंने बता दिया आपको कि राम सेड, ठीक। अब क्या है, यहाँ स्पीकर राम है, रिपोर्टिंग कौन कर रहा है, राम कर रहा है, और सेड क्या हमारा है, वर्ब है, इसलिए इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। राम सेड, ही सेड, यू सेड, दे सेड, ये सब क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि जो कुछ वह कह रहा है, ठीक है, जो वह रिपोर्ट दे रहा है, जो आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर में है, वही आपका रिपोर्टेड स्पीच है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम लर्निंग माई लेसन, ही वॉज गोइंग टू टेम्पल। तो मतलब जो कुछ भी इस इन्वर्टेड कॉलम के अंदर में रहेगा वही आपका रिपोर्टेड स्पीच रहेगा। और जो शुरुआत करने वाला, जो रिपोर्टिंग करने वाला है, जहाँ पर वर्ब हो, उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये दो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा, आगे जो रूल आपका आएगा वो इन्हीं दोनों के ऊपर आधारित होगा। इसलिए इसको आप एकदम अपने माइंड में इस कंसेप्ट को क्लियर करिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच कहाँ पर होता है और रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पर होती है। हो कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर मैं नोट करके दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको क्लियर रहे। अब देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब में, इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये दोनों कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तब आप इस चीज़ को, जो भी नियम बनता जाएगा, उसको आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ क्या करें, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आए तो सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करते हैं। अब कैसे है ये मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। जैसे राम सेड टू मी, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आए तो सेड टू के स्थान पर हम टोल्ड का प्रयोग कब करते हैं। तो राम सेड टू मी, तो मी जो हमारा यहाँ पर है, ये जो मी है ये क्या है आपका, ये रिपोर्टिंग वर्ब ही है आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आया है, मी है। तो मी जो है यही आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या हमारा है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब में टू के बाद जो आता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट हो रिपोर्टिंग वर्ब में, तो वहाँ पर जो सेड टू है, ये हमारा क्या है, सेड टू है। तो इस सेड टू के स्थान पर हम टोल्ड का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब दूसरा है रूल, जहाँ पर सेज आ जाएगा वहाँ पर टेल्स का प्रयोग करिएगा। दैट
कंजंक्शन का प्रयोग हमें इसमें करना है। ठीक, जहाँ पर सेज आ जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच में, अरे सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब में, उसको टेल्स में लिखना है इनडायरेक्ट बनाते समय, और डैट कंजंक्शन का हमें इसमें प्रयोग करना है। इसको मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा गया ना, जैसे यहाँ राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो अब इसको मान लो इनडायरेक्ट में बनाते हैं, तो क्या है, राम टोल्ड मी, राम सेड टू मी है, तो राम टोल्ड मी, अभी डैड का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। इस ब्रैकेट को, ये जो कॉलम है, इसको हटाने के लिए इन दोनों वाक्यों को जोड़कर, कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन इज ए कनेक्टर विच कनेक्ट द टू वर्ड और सेंटेंसेस। तो यहाँ पर क्या है, राम सेड टू मी, एक ये हो गया, अब यहीं पर डैट लगा करके दूसरा वाक्य को हम लोग जोड़ रहे हैं, वही कंजंक्शन है। तो यहाँ कंजंक्शन डैट का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, राम टोल्ड मी डैट, आई है सब्जेक्ट में राम है तो ही हो जाएगा, यहाँ पर एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू स्कूल। क्लियर? तो यहाँ पर डैट जो है कंजंक्शन का प्रयोग हमें करना है, इस चीज़ को आप लोग मत भूलिएगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ रूल आपको दे रहे हैं। अब आपको मैं यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है। यहाँ पर मैं आपको 2 रूल आज दूंगा। वो 2 रूल ऐसे हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है और रिपोर्टेड स्पीच में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। सिर्फ इन्हीं 2 जो रूल मैं आप लोगों को दूंगा। जो 2 सेंटेंस मैं यहाँ पर आप लोगों को कराऊंगा वो ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा कि जब आप रिपोर्टेड स्पीच की बाकी में आप देखोगे तो रिपोर्टेड स्पीच की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें बदलाव होता है, चेंजेस होती है। लेकिन जो आपका ये 2 रूल मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ, इसमें रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किन कंडीशन में देखिए आप, जब रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के हेल्पिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं होता है। क्या मैंने लिखा? जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, इसलिए मैं इसको डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए, में जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। कैसे? एक एग्जांपल देखिए आप लोग। क्या? ही सेज ही इज लर्निंग हिज लेसन।
तो ही सेज यहाँ पर आ गया आपका, तो सेज आ गया तो क्या हो गया ये प्रेजेंट हो गया। ठीक, नियम क्या हमारा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा क्या है, ही सेज क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ही सेज क्या हमारा है, रिपोर्टिंग वर्ब है। नियम बता रहा है आपका, जब रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो सेज हमारा क्या है, प्रेजेंट है। तो रिपोर्टिंग स्पीच की हेल्पिंग वर्ब यानी, तो रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब यानी ये जो आपको बताया था मैं कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर में होता है यही आपका रिपोर्टेड स्पीच है। इसको हमेशा डाउट को क्लियर एकदम करके रखो कि जो बोलने वाला होता है, जहाँ से शुरुआत होती है, वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, क्योंकि रिपोर्ट करने वाला यहाँ कोई है और सेज हो सेड हो ये आपका वर्ब है, इसीलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और जो कुछ भी इसके अंदर में है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। तो क्या कर रहा है, जो यहाँ की हेल्पिंग वर्ब है यानी इज क्या है, रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो अब हम क्या इसको कैसे चेंज करेंगे, ही नियम में मैंने बताया था जहाँ सेज होगा वहाँ पर टेल्स लगा देना है, ही टेल्स। अब इसको ब्रैकेट को रिमूव करने, सॉरी जो इन्वर्टेड कामा है इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। डैट कंजंक्शन बताया था कि कंजंक्शन का प्रयोग यहाँ पर करना है, ही टेल्स डैट। अब ही क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, ही का ही कर दिए हो। लेकिन यहाँ पर जो होता है अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से परिवर्तन होता है। लेकिन चूंकि हमारा नियम है कि जहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो जाए, यहाँ पर प्रेजेंट सेज आ गया है, इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब है इज है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ही इज लर्निंग हिज लेसन। क्लियर, एक बार और देख लो, जब रिपोर्टिंग वर्ब में, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो सेज क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट हो गया है। तो रिपोर्टेड स्पीच, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया है, रिपोर्टेड स्पीच के हेल्पिंग वर्ब में, यहाँ इज हमारा क्या हो गया है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया रिपोर्टेड स्पीच की, कोई बदलाव नहीं होगा। देखो यहाँ पर इज है तो यहाँ पर भी इज ही आया, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक कंसेप्ट अपना क्लियर रखिएगा कि जहाँ पर भी रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। रोल नंबर 2 देखो, if the reported speech shows universal truth, habitual fact and proverb, then there will be no change in the helping verb of reported speech। रिपोर्टेड स्पीच, इसको मैं आर को कैपिटल में रखा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर रहेगा। इफ द रिपोर्टेड स्पीच शोज क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट एंड प्रोवर्ब्स, then there will be no change in the helping verb
हेल्पिंग वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब जब एग्जाम्पल दूंगा तो उससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। करेक्ट इफ द रिपोर्टेड स्पीच शोज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जो सत्य होता है, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो क्या है? पूर्व से उगता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो जो सत्य होता है, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, वो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। हैबिचुअल फैक्ट, जो लोगों की आदत होती है, जो चेंज नहीं होता है, कहते हैं ना अरे यार तो मेरी हैबिट हो गई है, तो जहाँ पर उसके आदत से संबंधित सेंटेंस आपको आए वो हैबिचुअल फैक्ट होता है। और प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मीन्स कहावतें। देन देयर विल बी नो चेंज, वहाँ पर हेल्प, जो रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या? द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है? इसमें से हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब हम इसको, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो क्या हो जाएगा? द टीचर सेड, द टीचर सेड। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? डैट का प्रयोग करोगे। डैट, बस डैट लगा करके जो भी इन्वर्टेड कामा में है उसको उतार लेना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। डैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। वेरी सिंपल। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो टीचर ने कहा, अध्यापक ने कहा कि जो सूर्य होता है वह पूर्व में उगता है, तो सत्य है, सबको पता है। तो जो सत्य होती है वहाँ पर सिर्फ हमें डैट लगा देना है, बाकी जो भी वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब जो होगा उसको चेंजेस नहीं किया जाता है। दूसरा है ही सेड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। तो ये क्या है? ये आदत बता रहा है, कह रहा है। उसने कहा, वह से ही सेड, वह कहा, डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर। जो कुत्ते होते हैं वह अजनबी आदमी के ऊपर भौंकते हैं, तो ये उनकी एक आदत है, एक हैबिट है। तो जहाँ पर ये पता चल जाए कि ये किसी हैबिट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट में जब आप इसको चेंज करोगे तो ही सेड डैट, बस डैट का प्रयोग आपको करना है, बाकी उतार लेना है। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। क्लियर? तो यहाँ पर बार्क क्या था? हमारा प्रिंसिपल वर्ब था। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ। बार्क यहाँ पर भी, बार्क यहाँ पर भी है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। एक तीसरा जो है हमारा है प्रोवर्ब। टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक? टीचर सेड, एग्जाम्पल थर्ड हमारा है, टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अध्यापक ने कहा कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। क्या है? अध्यापक ने क्या कहा?
हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मीन्स जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति है। तो एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है ये। तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय? टीचर सेड। अब यहाँ पर भी कॉमा को हटाने के लिए आपको डैट का प्रयोग करना है, डैट बाकी उतार लेना है। हॉनेस्टी, देखो यहाँ पर ईज आ गया आपका, वहाँ पर तो प्रिंसिपल वर्ब था, यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है। ईज आ गया है तो ईज का हम ईज ही रखेंगे। टीचर सेड दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर? तो जहाँ पर भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो या प्रोवर्ब हो, वहाँ पर जो मेन वर्ब हो या जो हेल्पिंग वर्ब हो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर दो नियम है, आप पूरे नरेशन में, पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप पढ़ोगे, यही दो नियम है जहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। आप लोगों का अभी तक का जो मैंने पढ़ाया, मुझे लग रहा है कि जो भी आपका कंसेप्ट, जो डाउट वाला पोर्शन रहा होगा, शायद वो अब तक ख़त्म हो चुका होगा। अब स्टे विथ अस, टुमारो आई विल टीच यू हाउ वी हैव टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। प्रोनाउन के हिसाब से हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, कल इस पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू।